ये है एल्बर्ट आइंस्टाइन का रिपोर्ट कार्ड। इसमें दिया गया है कि वो एक्चुअली में कितने मार्क्स स्कोर करते थे। बचपन से हम लोग सुनते हुए आए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन तो पढ़ाई में स्कूल के टाइम पे बहुत अच्छे नहीं थे, वो मैथ में फेल भी होते थे। लेकिन इस रिपोर्ट कार्ड को जब मैंने स्टडी किया तो मुझे एकदम उल्टा पता चला कि वो किन सब्जेक्ट में एक्चुअली में फेल होते थे, किन में वो पास होते थे। और इसके पीछे एक बहुत ही पॉलिटिकल स्टोरी भी है जो शायद आपको नहीं पता होगी। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सारे रिपोर्ट कार्ड जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन हर सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म करते थे और कौन सी है वो मिस्ट्री जो इस रिपोर्ट कार्ड को देखने से पता लगती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मैं ये रिपोर्ट कार्ड एनालाइज कर रहा था तब मुझे बहुत सारी अलग अलग चीजें पता चली। सबसे पहले तो इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने हर किसी ने ये सुना होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल के टाइम में पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे। ये इसलिए क्योंकि ये बहुत सारी जगह प्रिंटेड भी आया हुआ था। बट इट टर्न्स आउट कि ये बात एकदम से सही नहीं है। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें ऑब्वियसली उनके रिपोर्ट कार्ड देखने पड़ेंगे। और ये क्रोनोलॉजी शुरू होती है 3 अक्टूबर 1869, जब उन्होंने ETH में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम दिया था। तो इसमें उनके सारे स्कोर दिए हुए हैं। अब ये इंग्लिश में तो नहीं है, लेकिन ये कुछ चीजें समझ में आ रही है और AI की मदद से मैंने ट्रांसलेट कर लिया कि ये कौन से सब्जेक्ट के स्कोर के बारे में बात हो रही है। ये एग्जाम जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था तब वो केवल 17 साल के थे। अच्छा, इस पे स्कोरिंग कैसे होती है समझना जरूरी है। स्विट्जरलैंड में स्कोरिंग इस तरीके से की जाती थी कि 6 को सबसे हाईएस्ट स्कोर माना जाता था और 1 को सबसे लोएस्ट स्कोर माना जाता था। ये समझने में बहुत ही ईजी है क्योंकि हम लोग भी 10 CGPA वाला सिस्टम फॉलो करते हैं, या फिर बहुत सारे कॉलेजेस में 4 GPA वाला सिस्टम भी होता है। तो ये सिस्टम तो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन यूरोप के अंदर ही जर्मनी एकदम उल्टा रूल फॉलो करता था। जर्मनी में जिनके 6 स्कोर आ रहे हैं वो सबसे खराब स्कोर है और 1 जो स्कोर है वो सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है। तब सोच के देखिए कि अगर स्विट्जरलैंड में कोई टॉपर भी होगा जो 6 में से 6 स्कोर कर रहा होगा, अगर कोई जर्मन माइंडसेट वाला उस रिपोर्ट कार्ड को देखेगा तो उससे उसको ये लगेगा कि ये तो क्लास में बहुत ही खराब आया है। तो अल्टीमेटली ये जो आइंस्टाइन का परसेप्शन बना है, इसका एक बहुत ही मेजर रोल इससे लेना देना है, जिसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलिए देखते हैं कि आइंस्टाइन ने 1896 के पेपर में कैसे परफॉर्म किया था, इनके क्या मार्क्स आए थे आउट ऑफ 6। पहले वो सब्जेक्ट ले लेते हैं जिनमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स इन्वॉल्व थे, बिकॉज वही उनका एरिया था। अलजेब्रा की बात की जाए तो उसमें 6 आउट ऑफ 6। ज्योमेट्री, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री भी आ रही है, उसमें भी 6 आउट ऑफ 6। डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री में 6 आउट ऑफ 6। फिजिक्स में 6 आउट ऑफ 6। हिस्ट्री में 6 आउट ऑफ 6। यानी कि इन सारे सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर था। इससे एक चीज तो क्लियर पता चल जाती है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो हम लोग बिलो एवरेज वाली इमेज लेकर चल रहे हैं वो एकदम सही नहीं है। लेकिन इसके अलावा और भी सब्जेक्ट थे जिनके स्कोर डिस्कस करते हैं। जैसे केमिस्ट्री में 5 थे, जर्मन में 5 थे, इटालियन में 5 थे। इन सब का एवरेज 5 बन जाता है। अब ये 5 आउट ऑफ 6 भी काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। लेकिन जहां पर उनके काफी खराब स्कोर हो गए वो थी फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज में उनको केवल 3 आउट ऑफ 6 मिला था। अब ये जो 3 स्कोर है ये बहुत ही खराब माना जाता है। लेकिन यहां पर आप एक चीज क्लियरली देख सकते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो स्कोर है फिजिक्स और मैथ में तो एक्सीलेंट है, यानी कि बेस्ट पॉसिबल स्कोर है। जहां पर वो लैग कर रहे हैं वो लैंग्वेज में लैग कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज का एग्जांपल लोग बहुत ही देते हैं कि आइंस्टाइन ने ETH, जो कि बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है फिजिक्स की स्टडी के लिए, वहां पर एंट्रेंस एग्जाम दिया था, लेकिन वहां पर वो क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, ये जो ETH का एग्जाम है ये जनरली 18 साल के लोग देते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब ये एग्जाम दिया था तब वो 16 साल के थे। लेकिन उसके बावजूद ETH के प्रिंसिपल ने जब उनका रिपोर्ट कार्ड देखा और उन्होंने देखा कि फिजिक्स और मैथ में ये 16 साल का लड़का कितना बढ़िया स्कोर कर रहा है, तो उनको एक रिकमेंडेशन देते हैं। वो आइंस्टाइन को ये कहता है कि आराव के एक स्कूल में जाओ और वहां पर जाके 1 साल वहां स्कूल अटेंड करो और उसके बाद तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन दे दिया जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन एकदम ऐसा ही करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1 साल अपनी स्कूलिंग करते हैं, लैंग्वेज अपनी कमांड और अच्छी करते हैं, और फिर बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के उनको ETH में एडमिशन मिल जाता है। तो जिस चीज के ऊपर आइंस्टाइन को बोला जा रहा था कि ये तो फेल हो जाते थे, ये तो अच्छे नहीं थे पढ़ने में, वो एक्चुअली उनका सबसे बड़ा फ्लेक्स था। उन्होंने इतना बढ़िया स्कोर कर दिया कि नेक्स्ट टाइम उनको बिना एग्जाम के सीधे एडमिशन ले लिया गया। और इसी के साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन 17 की एज में ETH में एडमिशन ले लेते हैं। अब आपके दिमाग में हो सकता है आ रहा होगा कि भाई अब तो वो कॉलेज जा चुके हैं, अब तो उनका बहुत ही अच्छे से सीन होगा। लेकिन यहाँ पर एक विलन की एंट्री होती है। वैसे विलन वर्ड बोलना सही नहीं है, लेकिन इस स्टोरी के कंटेक्स्ट में हम विलन बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम है हाइनरिक वेबर। अब हाइनरिक वेबर फिजिक्स के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल पर्सन थे। इसके अलावा ETH के फिजिक्स डिपार्टमेंट को वो लीड करते थे, उसके HOD थे। तो यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थे। और आइंस्टाइन भी उनका लेक्चर अटेंड करना बहुत पसंद करते थे। उनके कुछ लेटर्स में जो उन्होंने मिलिवा को लिखा था, जो फ्यूचर में जाकर उनकी वाइफ बनती है, उसमें वो बताते हैं कि वो कितना एंजॉय करते हैं वेबर की क्लास को अटेंड करना, कितनी सारी नई चीजें सीखने
सीखने को मिलती है। लेकिन फिर आइंस्टाइन कुछ डिस्कवर करते हैं कि वेबर का जो फिजिक्स करिकुलम है वो आउटडेटेड है। वो मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ाने से मना कर चुके हैं क्योंकि वो खुद भी उसमें मानते नहीं है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने लाइट के ऊपर थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर थ्योरी दी थी। उन्होंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करती है, और मैक्सवेल्स इक्वेशन दी थी। ये 4 फेमस इक्वेशन है। कोई भी पर्सन जो फिजिक्स में डिग्री कर रहा है उसको ये 4 इक्वेशन तो पढ़नी पड़ती है। लेकिन वेबर ने ये पढ़ाने से मना कर दिया क्योंकि उनको ये लगता था कि इसकी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन इससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये सारी चीजें स्टडी करनी थी। तो उन्होंने एक रेबेलियस स्टूडेंट होने के नाते वही किया जो उनसे एक्सपेक्टेड था। उन्होंने वेबर की क्लास में जाना ही बंद कर दिया और उन्होंने क्लास में जाए बिना खुद से घर पे बैठे बैठे पढ़ते थे। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के ओरिजिनल पेपर पढ़ते थे और वहां से अपनी फाउंडेशन डेवलप करते थे। ये चीज उन्होंने काफी सारे सब्जेक्ट में की। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब वो क्लास ही नहीं जा रहे तो क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, उनको कैसे पता, एग्जाम कैसे पास कर रहे हैं वो। एंड इट टर्न्स आउट कि उन्होंने वैसे एग्जाम पास किया जैसे आपने, मैंने और बहुत सारे लोगों ने कॉलेज में शायद पास किया होगा, अपने दोस्त के नोट्स को यूज करना। मार्सेल ग्रोसमैन एल्बर्ट आइंस्टाइन का काफी अच्छा दोस्त था और एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर उन्होंने कई एहसान किए। आइंस्टाइन खुद बोलते थे कि ग्रोसमैन बहुत ही सिस्टमैटिक और अच्छे तरीके से नोट्स लिखता था। इन्हीं नोट्स की मदद से एल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ते थे और फिर एग्जाम देते थे। अच्छा, एक बड़ी हैरानी की बात है, अभी रिपोर्ट कार्ड देखिए। इस रिपोर्ट कार्ड में आप देख सकते हैं कि ग्रॉसमैन बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बाकी सबसे अच्छा स्कोर है। लेकिन उनसे ज्यादा स्कोर एक इंसान का आया और वो थे आइंस्टाइन। यानी कि आइंस्टाइन ने उन्हीं के नोट्स लेके उनसे ज्यादा स्कोर कर लिया। ये एक ऐसी चीज है जो कॉलेज टाइम में अगर होती है तो लोग काफी ज्यादा हंसी मजाक करते हैं। सो जस्ट टू लेट यू नो कि ये चीज आइंस्टाइन के टाइम पे भी हुई थी। अब आपको ये तो जाना पता चल गया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्लास में जाना पसंद नहीं था, लेकिन इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वेबर से पंगे भी ले रखे थे। पंगे ऐसे ले रखे थे कि उस टाइम अगर तुम्हें अपने किसी प्रोफेसर को बुलाना होता है तो तुम्हें बोलना पड़ता है हर प्रोफेसर, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन वेबर को हर प्रोफेसर की जगह हर वेबर उनके नाम से बुलाते थे। ये जो चीज थी ये वेबर के ईगो को बहुत हर्ट करती थी, उनको बहुत गुस्सा आता था। एक बहुत ही रिकॉर्डेड सिनारियो में वेबर ने आइंस्टाइन को ये भी बोला था। He said, "You are a clever boy, Einstein, an extremely clever boy, but you have one great fault. You'll never allow yourself to be told anything." यानी कि यहाँ पर वेबर कंप्लेन कर रहे हैं कि आइंस्टाइन तुम बहुत ही ब्रिलियंट आदमी हो, तुम में बहुत दिमाग है, लेकिन तुम दूसरों की बात नहीं सुनते हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर। तो आप देख सकते हैं कि वो प्रोफेसर जो आइंस्टाइन को पसंद भी नहीं करते वो भी उन्हें इंटेलिजेंट बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो आइंस्टाइन के इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज से अवेयर थे और आइंस्टाइन पढ़ाई में खराब तो बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन ये जो उन्होंने वेबर के साथ अपने रिलेशन खराब कर रखे थे, इसकी वजह से आइंस्टाइन को बहुत सारी दिक्कत होती है। सबसे पहले तो किसी और फील्ड में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में उनको 1 आउट ऑफ 6 मिले थे। यस, 1 आउट ऑफ 6 सिर्फ इसलिए क्योंकि वो क्लास में नहीं जाते थे, वो एक्सपेरिमेंट जाके परफॉर्म नहीं करते थे। तो इस वजह से गुस्से में आके उनको 1 आउट ऑफ 6 दे दिया गया। उसके अलावा जब उन्होंने अपनी थीसिस को सबमिट किया तो उसका स्कोर भी काफी कम दिया गया था, 4.5 केवल, जो कि क्लास के एवरेज स्कोर से काफी नीचे था। जब उनके बाकी सारे सब्जेक्ट जिनमें उनके अच्छे मार्क्स भी आ रखे तो उसके साथ एवरेज लिया गया तो ये केवल 4.91 हुआ। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन पास तो हो गए, इतना तो हो गया कि वो ग्रेजुएट हो पाए, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की क्लास में जिसमें 5 लोग ग्रेजुएट हुए थे उनमें केवल 4 लोगों को असिस्टेंटशिप मिली। अब ये असिस्टेंटशिप क्या है? अब देखो दोस्तों, स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अपनी डिग्री पूरी की है, उनको परमानेंट जॉब ढूंढने में या फिर मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। उससे पहले यूनिवर्सिटी में कई सारे प्रोग्राम निकलते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर इनको फाइनेंशियल हेल्प मिल सके और वहाँ पर उनको कुछ ना कुछ काम दे देंगे। सोचिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन की क्लास में जो भी लोग ग्रेजुएट हुए थे उसमें केवल आइंस्टाइन थे जिनको ये पोजीशन नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोफेसर से अच्छी बना नहीं रखी थी। उनके प्रोफेसर उनको इतना ज्यादा पसंद नहीं करते, स्पेशली वेबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी थे, वो तो आइंस्टाइन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो ये पूरा का पूरा जो सीन हुआ जो रेफरेंस बेसिस पे होता है, ये पूरा इसी रीजन से हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो वाइफ थी मिलेवा, वो तो ग्रेजुएट भी नहीं हो पाई थी। ऐसा बोला जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया था, जो बहुत सारे पेपर के ऊपर वर्क किया था, उससे मिलेवा अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई। एंड इवन तो मिलेवा खुद एक जीनियस थी, लेकिन वो ग्रेजुएट कभी हो नहीं पाई। एक और बहुत दुखद बात है कि इसके बाद मिलेवा प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने की वजह से वो फिर से अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाती और दूसरी बार भी उसको क्वालिफाई नहीं कर पाती है। इसके बाद मिलेवा को ये एग्जाम क्लियर करने का मौका कभी नहीं मिला। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ शिफ्ट हो गई थी और बाद में अपने बच्चों को लेकर अलग शिफ्ट हो गई थी। मिलेवा ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक चीजें झेली हैं। अनलाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि बहुत ही हाइट पे चले गए, मिलेवा की लाइफ थोड़ी डार्कर साइड पे है, जिसके बारे में कभी और हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी आइंस्टाइन के ऊपर आए तो आइंस्टाइन अब बहुत ही खराब सिचुएशन में पहुंच चुके थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जॉब नहीं है। उन्होंने पूरे यूरोप में हर अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया, लेकिन वहां पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई। एल्बर्ट आइंस्टाइन जहां भी यूरोप में अप्लाई करते थे, वहां पर उनको पोजीशन मिलने के लिए एक चीज की बहुत ही ज्यादा नीड होती थी, वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन।
और ये रिकमेंडेशन कौन देगा? वो ईटीएच जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी वो देगा। ईटीएच में कौन देगा? इट टर्न्स आउट वेबर देंगे। यानी कि इन्होंने वेबर के साथ अपने जो रिलेशन खराब किए थे उसकी वजह से आइंस्टाइन का पूरा करियर अफेक्ट हो गया था। वेबर कोई भी ढंग का रिकमेंडेशन दे नहीं रहते। एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद कहते हैं कि मुझे जॉब कब की मिल गई होती अगर वेबर बीच में ना आ रहे होते। अब सोच के देखिए कि आइंस्टाइन के लिए कितनी मुश्किल हो गई। इसलिए बोला जाता है कि प्रोफेसर लोगों से बहुत ज़्यादा पंगे लेना कई बार नुकसानदायक भी हो जाता है। अब दोस्तों हुआ ये कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहीं जॉब मिल नहीं रही थी, तो उनके फादर जो कि खुद एक फील्ड बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक बहुत ही रिनाउंड फिजिसिस्ट को लेटर लिखा। उनका नाम था विल्हेम ओस्वाल्ड। आइंस्टाइन के फादर ने लेटर में ये लिखा कि वो आइंस्टाइन को लेकर काफ़ी परेशान है, उनका मनोबल टूट गया है, आप प्लीज़ एल्बर्ट को कोई जॉब दे दीजिए जिससे उसका थोड़ा मनोबल बढ़े, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। इस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन सोच के देखिए, वो इंसान जिसको आज हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस मानते हैं, जिसकी फोटो हर जगह पे है, जिसके नाम पे अवार्ड दिए जाते हैं, एक टाइम ऐसा भी आया था जब उसको जॉब नहीं मिल रही थी। उसके फादर को बिना बताए विनती करते हुए किसी को लेटर लिखना पड़ रहा है, लेकिन उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑसवाल्ड जिनको ये लेटर लिखा गया था, बाद में उन्होंने ही आइंस्टाइन को सबसे पहले नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। तो वो इंसान जिन्होंने आइंस्टाइन के फादर के लेटर के रिप्लाई नहीं दिया, इनको जॉब दिला सके, बाद में वही नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। मतलब रियलिटी कितने ट्विस्टेड तरीके से काम करती है, इस एग्जांपल से पता चल रहा है। अब दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को इतना ट्राई करने के बाद भी जब भी कहीं एकेडमिक जॉब नहीं मिल रही थी, तो ग्रॉसमैन जो उनके दोस्त जिनके नोट्स वो लिया करते थे, उनके फादर के रेफरेंस में उन्होंने एक पेटेंट कंपनी में क्लर्क की जॉब ली, जो कि एक बहुत ही लोअर डिवीजन में जॉब आती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन उस काम में बहुत अच्छे थे, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस अभी एक क्लर्क टेबल पर बैठा हुआ है और ये वो काम कर रहा है जो ना वो करना चाहता है और ना उसके लिए वो बना हुआ है। लेकिन इसी एक साल में उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी चीज की। साल आया 1905। इसे ईयर ऑफ मिरेकल कहते हैं, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसमें अपने लाइफ के 4 सबसे इंपॉर्टेंट पेपर्स निकाले थे। ये 4 पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। पहला पेपर था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज मिला था, जिसने ये बताया था कि लाइट के डुअल नेचर होता है, पार्टिकल लाइक और वेव लाइक। फिर था ब्राउनियन मोशन के ऊपर। ब्राउनियन मोशन आप लोगों ने स्कूल में पढ़ रखा होगा। बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को समझाने की एक अटेम्प्ट था। उसके बाद उनका स्पेशल रिलेटिविटी वाला पेपर था, जो बहुत ही रिवोल्यूशनाइजिंग था, और E=mc² वाला पेपर भी था। ये चारों के चारों इतने कमाल के पेपर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिर्फ एक साल में लिखा, और एक साल के बाद उनकी लाइफ बदल गई। अब दोस्तों, इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अब मैं बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन आ जाता हूं कि जब आइंस्टाइन के एकेडमिक लाइफ में वो कोई ऐसा खराब परफॉर्म नहीं किया, इनफैक्ट वो एक क्लेवर और इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही माने जाते हैं, तो आखिर ये मिथ इतना ज्यादा क्यों फैला हुआ है कि आइंस्टाइन पढ़ाई में खराब थे? इसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये कि 1935 में एक पेपर में पब्लिश हुआ था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस है, वो मैथ में फेल हो जाता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन 1935 में जिंदा थे। उन्होंने ये पढ़ा, हंसे और बोलने लगे कि 15 तक की उम्र तक तो मैंने कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन भी मास्टर कर लिया था, ये चीज़ गलत लिखी हुई है। और इसको लिखने का रीज़न ये था कि उन्होंने जर्मन स्टैंडर्ड के हिसाब से एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्विट्जरलैंड का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको एनालाइज किया, तो उनको ये लगा कि इनके 6 आ रहे हैं, यानी कि फेल ही हो गए, इनके बहुत ही खराब मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन दूसरा रीज़न थोड़ा डीपर है, और ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट या हमारे अंदर ऐसी चीज़ आती है कि अगर हम लोग स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि आइंस्टाइन भी कौन सा अच्छा परफॉर्म कर पाते थे, लेकिन अब देखो वो कितने बड़े जीनियस बन गए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोच के देखिए, आपके दिमाग में क्या ये चीज़ कभी नहीं आई कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जीनियस जब अच्छा नहीं स्कोर कर पाए तो मैं ना करूँ तो वो चल जाता है। अब देखिए, इसमें बात सही है कि हो सकता है कि अगर आप अभी स्कूल में इनिशियली इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, दैट डजंट मीन आप आगे जाके नहीं कर पाए। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि इंस्टीट्यूशंस क्या वो सारी चीज़ें पढ़ा रही हैं जिसमें आप रियली इंटरेस्टेड है और जो आपको मस्ट होनी चाहिए। अब ये बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन हो गया। हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी वीडियोस थे उसमें हम लोग यही डिस्कस करते थे कि एजुकेशन सिस्टम में एक स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या कंपलसरी होना चाहिए, क्या उसको अपनी चॉइस से पढ़ना चाहिए। अब आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, ऑब्वियसली उसमें बहुत बर्डन आ रखा है और उसको हम लोग चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन क्या आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम इतनी फ्रीडम थी? क्या आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, जो सिस्टम के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, उनके साथ वैसे ही ट्रीट करता है जैसा एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ किया गया था? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हो सके तो इसे हाइप पॉइंट दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको ये वीडियो यूजफुल लग सकती है। इससे चैनल को बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।